हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम कुछ कॉमन रिएक्शंस जो कि इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेशन में उनको पहले हम कवर करेंगे, कुछ बेसिक्स अपने क्लियर करेंगे और ये बेसिक्स हमें हेल्प करेंगे कि आगे की जो रिएक्शंस है उनको समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। तो बायो एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो बायो एनर्जेटिक्स में वो सभी पाथवे आ जाएंगे जो कि रिलेटेड है एनर्जी प्रोडक्शन से, और मेटाबॉलिज्म जिसमें कोई भी आपका जो सेल है वो कंपाउंड प्रोड्यूस करा रही है तो वो सारे मेटाबॉलिक पाथवे। तो कुल मिलाकर के जितनी भी रिएक्शन सेल के अंदर चल रही है ओवरऑल वो सेल का मेटाबॉलिज्म है। नाउ मेटाबॉलिज्म को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें ये देखना है कि जो ये जो मेटाबॉलिज्म है उसके थ्रू जो आपका साइकिल चल रही है, ये साइकिल किस तरीके से चलती है मेटाबॉलिज्म की। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म को क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि जो आपके ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स, ये एक्चुअली में आपके नॉन इक्विलिब्रियम में है। नॉन इक्विलिब्रियम। तो जिन बच्चों ने मेरे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की वीडियो देखी उन्हें पता है इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है, और फिजिक्स के टर्म्स में बोले तो फिजिक्स के टर्म्स में होता है कि व्हेन ऑल फोर्सेस नेट फोर्स बिकम जीरो, जितने भी फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो उसे भी हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट मीन्स कि ए जो बी में कन्वर्ट हो रहा है और वापस से बी जो ए में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है, इनका चेंज जो है कंसेंट्रेशन का वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ए बी में कन्वर्ट होगा उतना ही बी वापस से ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी टाइम पे हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो गया, और दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा फॉलो करेंगे तो उस केस में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी चीज को स्टोर नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि हर चीज क्या है, इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगी नेचर के साथ। ठीक है। सो अब हमारे अंदर जो है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन या कैल्शियम की कंसेंट्रेशन या बाकी जो है कंपाउंड उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर सराउंडिंग। सो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो आपको पता है, कहता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बट हम ऐसा करने नहीं देना चाहते उन्हें, क्योंकि अदरवाइज जो ऑर्गेनिज्म की जो एंटिटी है वो लूज कर जाएगा। क्योंकि अगर वो नेचर के साथ बैलेंस बना लेगा, हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन को बैलेंस करेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो दैट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉन इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसीलिए जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, सो अब उसके पास वो पोटेंशियल नहीं रहता कि वो जो है नॉन इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। नॉन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने से मतलब है कि वो अपने जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो नेचर के फिनोमेना को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, और नेचर का फिनोमेना है डिफ्यूजन, जो कि कहता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो नॉन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाते हैं बाई पुटिंग एनर्जी इनटू द सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को ऐड करते हैं सिस्टम में, वही जो एनर्जी है वो हेल्प करती है उस नॉन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, राइट। सो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? ये जो एनर्जी है वो बेसिकली आती है सन से। तो सन जो है वो आपका, आप कह सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो एनर्जी का सोर्स है मेन दैट इज सन। और ये जो सन है इसी से ही जितना भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पर उन सभी को एनर्जी मिलती है। ठीक है। कुछ को डायरेक्टली मिल रही है और कुछ को इनडायरेक्टली मिल रही है। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक फिनोमिना है जिससे इस एनर्जी, ये जो सन के थ्रू जो एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप किया जाता है, राइट। तो ये आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आपको पता है ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे और नेचर से ले लेंगे CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, एंड उसको यूज करके ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C6H12 एंड O6। दैट मीन्स कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो 6 CO2 चाहिए होते हैं, 6H2 चाहिए होते हैं, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और इससे आपको मिल जाएगा C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, राइट। प्लस ऑक्सीजन भी मिल जाएगी यहाँ पे आपको 6O2। ये जो ऑक्सीजन है एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल से आती है, ना कि CO2 से। ठीक है। सो ये है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये आपको पता है इसके लिए जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब तक वो क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो सनलाइट एनर्जी को जो ट्रैप करता है मॉलिक्यूल दैट इज क्लोरोफिल। ये आपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बेसिक है, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि जो एनर्जी खुद से ले लेते हैं सन से, सो दोज ऑर्गेनिज्म वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये पोटेंशियल नहीं है कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सके, सो
वो क्या करते हैं, वो इन ऑटोट्रॉप से इस एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है। और इसलिए इनको बोला जा रहा है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो हैं जो कि एनर्जी दूसरे सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है। सो उसमें ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स को ये कंज्यूम करेंगे, ऑटोट्रॉप्स के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंज्यूम करेंगे, उसके साथ साथ इन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। तो दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट रिवर्स है। क्या होता है रिवर्स में, कि यहाँ पर जो है आपके फोटोट्रॉप्स ने जो ग्लूकोज बनाया उसका ये ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करने पर फिर हमें यहाँ पे अगेन क्या मिल जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O एंड प्लस एनर्जी। तो एनर्जी जो सनलाइट के टाइम की जो एनर्जी इन्होंने ट्रैप की थी ऑटोट्रॉप्स ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर, उस एनर्जी को उसके ऑक्सीडेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से गेन कर लेते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस भी क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, राइट। सो हम भी जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उनको ऑक्सीडाइज करके वो जो एनर्जी फोटोट्रॉप्स ने उनके अंदर स्टोर करी थी उन मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनको दोबारा से निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको पता है। और हेटरोट्रॉप्स जब इसको कंज्यूम कर लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, CO2 एंड वाटर। और इसी CO2 एंड वाटर को अगेन जो है फोटोट्रॉप्स कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। और इस साइकिल में ये जो फोटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में ये जो साइकिल चल रही है, ये साइकिल तभी तक चल सकती है जब तक इन्हें बाहर से एक एनर्जी का इनपुट मिलता रहे। और वो एनर्जी का इनपुट कहाँ है, वो है सन। अगर सन अपनी एनर्जी नहीं देगा तो ये जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो एनर्जी मैंने आपको बताया, ये जो एनर्जी मिल रही है इस एनर्जी को ये क्यों रिक्वायर है, टू मेंटेन नॉन इक्विलिब्रियम विद इन द सिस्टम, ओके। अगर ऑर्गेनिज्म नॉन इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे तो जो वो नेचर के फिनोमिना है नेचुरल, उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें स्प्रेड हो जाएंगी, एंट्रोपी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, राइट। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होना चाहती है। ओके। सो ये आपने देखा कि ओवरऑल एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब ये जो एनर्जी है इससे जो है सेल, मैंने जैसा आपको बताया कि दो टाइप की प्रोसेस यहाँ पे होती है। मेटाबॉलिज्म तो ओवरऑल रिएक्शंस होगी जो सेल के अंदर चल रही हैं, उसको आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। जब हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म की, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल है वो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करती है जो कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि इसमें प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसेकेराइड हो गए, लिपिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो एनाबॉलिज्म में जो आपके सिंपल प्रिकर्सर है, अमाइनो एसिड हो गए, सिंपल का शुगर हो गई, फैटी एसिड्स हो गए, नाइट्रोजनस बेस हो गए, इन सबको कंज्यूम करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है फिर उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और इसी में जो है फिर एनर्जी भी चाहिए होगी। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी एटीपी से, NADH, NADPH, FADH2। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन रिएक्शंस के लिए। और ये एनर्जी फिर यूटिलाइज होकर के ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स सेल मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और उसके बाद जो बच जाएगा हमारे पास, एटीपी से ADP रह जाएगा, NADH से NAD प्लस रह जाएगा, NADPH से NADP प्लस रह जाएगा, और FADH2 से FAD आपके पास रह जाएगा। नाउ अब क्योंकि एनाबॉलिज्म यानी कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली रहती है, सेल को अगर डिवाइड कर रही है तो और ज्यादा होगी। सो इसके लिए क्या है कि ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो चाहिए ही, इसके साथ साथ ये एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये रिएक्शन नहीं हो पाएंगी। सो अब इस रिएक्शन को कैसे मतलब ये जो एनर्जी है उसको कैसे दोबारा से रिप्लेनिश किया जाए, उसके लिए क्या है, उसकी जो प्रोसेस है दैट इज कैटाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म में क्या है कि जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं और ये प्रोटीन्स हैं। इनको ब्रेक किया जाएगा और इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको निकाला जाएगा। और वो जो एनर्जी जब इनसे निकाली जाएगी तो दोबारा से ये जो आपके एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो इनकी एनर्जी ले ली गई थी उनको दोबारा से रिप्लेनिश किया जाएगा, ठीक है। उनके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट या जो भी इनका फॉर्म है उसको वापस से लाया जाएगा। और इसी टाइम पर ये जो एनर्जी रिलीज होती रहेगी वो इससे यूज हो जाएगी और वापस से एटीपी, NADH और NADPH और FADH2 वापस से रीजनरेट हो जाएंगे। और इसके बाद जो यहाँ से मिलेगा दैट इज CO2, वाटर एंड अमोनिया। तो ये जो सिंपल प्रोडक्ट है वो आपको मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया आफ्टर कैटाबॉलिज्म। तो यानी कि एनाबॉलिज्म में क्या है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये तो ऑर्गेनिक भी नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, CO2 एंड वाटर इनऑर्गेनिक हो जाएंगे, राइट। सो इस फॉर्म में मैंने लिया ना। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रहा है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसी प्रोसेस को हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद हेटरोट्रॉप्स। के हेटरोट्रॉप्स जो हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से एनर्जी लेते हैं। फिर हम बाद में करेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोट्रॉप सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करके वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज वगैरह का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, ओके। आपका ये इस इमेज में आपको शो किया गया है कि जो कैटाबॉलिज्म और जो एनाबॉलिज्म है ये आपस में किस तरीके से लिंक्ड हैं। और
कौन कौन सी यहाँ पर साइकिल और कौन कौन से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिवली, राइट। सो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन आपको पता ही है एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज किस तरीके से स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये जो इनके ये क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, तो इनके अंदर एनर्जी है। इसी तरीके से सुक्रोज, ये तीनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब इन कार्बोहाइड्रेट से कैसे एनर्जी को निकाला जाए, तो उसके लिए क्या है, पहले इससे तो क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, इन सबसे पहले ग्लूकोज को निकाला जाएगा, यानी कि क्योंकि ये क्या है, ये आपके पॉलीसेक्राइड्स, और पॉलीसेक्राइड्स में क्या है, एक से ज्यादा जो है सब यूनिट अटैच होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन आपको मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में कि ग्लूकोज से बने हैं। सो उनमें से पहले ग्लूकोज को अलग करना पड़ेगा। तो जब ग्लूकोज हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। और ये जो स्टेप है ग्लूकोज से पायरुवेट का, इसी को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस, राइट। फिर पायरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोए या फिर एसिटेट आप बोल सकते हैं इसे। अब ये जो एसिटाइल कोए आप देख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग में क्या है, कन्वर्जिंग में जो आपके एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे उनका क्या है, हमने ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन से क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे आगे। सो उसमें क्या है कि जितने भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन करा करके फाइनली हम एक मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोए। इसलिए उसको बोला गया है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब कि बहुत सारे आपके रूट्स जो है वो मिल करके एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, राइट। तो चाहे आप फॉस्फोलिपिड से स्टार्ट करें, चाहे आप ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से स्टार्ट करें, चाहे आप स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज से स्टार्ट करें, इसके अलावा एलेनिन और सीरीन, ये क्या है आपके, एलेनिन सीरीन आपके अमाइनो एसिड है, ये आपके फैटी एसिड्स हो गए। फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल मिलकर फैटी एसिड बना लेंगे। और यहाँ से आपका जो है फिर तो सारे, चाहे आप बात करें लिपिड्स की, चाहे आप बात करें कार्बोहाइड्रेट की, चाहे आप बात करें अमाइनो एसिड की, तो आप देख सकते हैं फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट जो है 4 एलेनिन, सीरीन, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन, ये सब आपके अमाइनो एसिड हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपका फैटी एसिड और ये आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए। तो तीनों टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनसे आपको एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। और इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये कन्वर्जिंग कैटाबॉलिज्म है, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट करें, लिपिड, प्रोटीन या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट, आप जो अल्टीमेटली जिस फाइनल मॉलिक्यूल पे पहुंचते हैं दैट इज एसिटाइल कोए, ठीक है। तो एसिटाइल कोए जो है इनका एक वो मॉलिक्यूल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पाथवे इसी से होकर के आगे जा रहे हैं, राइट। इसके बाद आप देखेंगे फिर जब एसिटाइल कोए बन जाता है तो एसिटाइल कोए को आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके लिए, एनाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखा कैटाबॉलिज्म, जिससे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से एनर्जी निकाली गई, इनके ऑक्सीडेशन किया गया, फाइनल जो मॉलिक्यूल मिला दैट इज एसिटाइल कोए। अब इस एसिटाइल कोए को यूज करके बहुत सारी चीजें जो है बनाई जा सकती हैं। और ये है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है, डाइवर्ज हो रहा है, राइट। तो डाइवर्जिंग में आप देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स आ गए, पिगमेंट्स हैं, विटामिन हैं, सब कुछ, रबर, बाइल एसिड। इसी तरह दूसरी तरफ हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे फैटी एसिड्स आ जाएंगे, फॉस्फोलिपिड्स है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है। सो ये सारी, तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी कि हम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को ब्रेक करके उसे एनर्जी निकाल भी सकते हैं, और उसके बाद दोबारा से उसमें एनर्जी पुट करके, तो क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ से एनर्जी मिलती है, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है एनाबॉलिज्म में। तो एनर्जी दे करके वापस से उस कंपाउंड को दोबारा जनरेट कराया जा सकता है, बट पाथवे में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है जिसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा बीच में एक साइकिल आती है टी साइक्लिक पाथवे, ये टीसीए साइकिल है। और टीसीए साइकिल में आप देखेंगे कि एसिटाइल कोए जब जाता है तो सीट्रेट, फिर बहुत सारे स्टेप है, ऑक्सैलोएसिटेट, और वापस से आपको एसिटाइल कोए यहाँ पे मिल सकता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3 तरीके के पाथवे हमारे होते हैं मेटाबॉलिज्म में, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग, एक होता है साइक्लिक, ठीक है। सो हम देखेंगे कहीं पे हमें कन्वर्जिंग मिलेंगे, तो ज्यादातर जो आपके ये कैटाबॉलिज्म के पाथ में वो सब क्या है, कन्वर्जिंग है। जो भी एनाबॉलिज्म के पाथ में वो आपके डाइवर्जिंग है। और उसके अलावा साइक्लिक पाथवेज भी हैं जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ पाथवे आपको यहाँ से क्लियर हो गए और एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से वर्क चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद सम कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शंस। कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक बेसिक आइडिया मिले कि आखिर रिएक्शंस हो कैसे रही है, आखिर वो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इस तरीके से क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज्यादा सारी रिएक्शंस को हम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल वाली हम कवर करेंगे जो हम इजिली समझ सकते हैं, उसके लिए ज्यादा जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेसिक रिएक्शन है जो कि सभी बायोकेमिकल रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर में, ठीक है, वो क्या है,
मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो आपको पता है जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से बने हुए और हाइड्रोजन से बने हैं और उनके डेरिवेटिव, तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, राइट। सो तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे ब्रेक किया जा सकता है या फिर इसे फॉर्म कैसे किया जा सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जब हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के, सो इसमें क्या है कि जब कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसमें दो आपके यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे, एक है कार्बो एनायन, एक है आपका कार्बोकेटायन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपके हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे आपको मिलता है कार्बो एनायन। एनायन क्योंकि इसके ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ में क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था तो यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्रोटोन मिल जाएगा। तो ये हो गया H+। इसी तरीके से अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दूसरी तरीके से ब्रेक हो सकता है जहां पे कार्बो एनायन की जगह क्या बन जाए, कार्बो कैटायन बन जाए। जब कार्बो कैटायन बनेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्राइड आ जाएगा। तो हाइड्राइड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है हाइड्रोजन एटम में तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है उसमें प्रोटोन हाइड्रोजन में तो उसे प्रोटोन बोलते हैं, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास और उसको भी आप निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, प्रोटोन। तो इसलिए उसको बोला गया प्रोटोन। और हाइड्राइड में दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, राइट। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा तो उसमें एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा दैट इज कार्बो एनायन और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट इज कार्बो कैटायन। ओके, सो ये है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो फॉर्मेशन है कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्लीवेज देखा, क्लीवेज में बने कार्बन आयन कार्बोकेटायन। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन में क्या है कि हमें यहाँ पर दोनों ही चाहिए। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए जो यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बाद जो प्रोडक्ट मिले थे वही हमें चाहिए होंगे वापस से इसको बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे भी हमें कार्बो एनायन चाहिए और कार्बो कैटायन चाहिए। सो कार्बो एनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, और कार्बो कैटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनको क्या पसंद है, जिन्हें पसंद है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फाइल, फाइल मतलब होता है लविंग। जैसे आपको पता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक में आपका क्या है, फिलिक आ रहा है। फिलिक मतलब क्या है, हमने देखा था, इसका मतलब होता है लविंग। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो आपके कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वाटर से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स हैं या न्यूक्लियोफिलिक आप बोल सकते हैं इनको। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो जाएगा कि जिन्हें क्या पसंद है, न्यूक्लियस पसंद है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को के पास जाना चाहते हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, रिपेल। तो सिमिलर चार्ज तो रिपेल करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, बट ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर कोई जो है अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट मीन्स उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए जो आपके कार्बो एनायन है, आप देख सकते हैं ये क्या है, कार्बो एनायन। तो कार्बो एनायन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, इसलिए इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लविंग है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कब होगा, जब इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोकेटायन। ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास क्या होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। सो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि रिच है किसमें, इलेक्ट्रॉन, रिच इन इलेक्ट्रॉन एंड कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है तभी दे सकते हैं, राइट। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट। और इसीलिए ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को के साथ ग्रुप होने की कोशिश करते हैं जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो इससे क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, राइट। जिसके पास डेफिशिएंसी है वो ले लेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा वो दे देगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। और जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज कार्बो एनायन एंड कार्बो कैटायन, क्योंकि एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव। आई होप ये आपको बेसिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो ज्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं रखी चीजें, बहुत ईजी करने की कोशिश की है। न्यूक्लियोफाइल तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है, राइट। तो उसमें सिर्फ कार्बो आपका एनायन तो आएगा नहीं, इसके अलावा और भी होंगे, ठीक है। तो और क्या है इसमें, आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की अगर हम बात करें तो इसमें और एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे। इसमें है ये ऑक्सीजन,
ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो होती है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है, किसकी तरफ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा शो किया गया है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एज इन अनप्रोटोनेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप हो गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। तो OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐसे ग्रुप है जो कि कैसे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है COH, तो COH जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CO माइनस। अभी जो CO माइनस ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल किसको ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस होती है। तो न्यूक्लियोफाइल, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में, ठीक है, जो इनके बीच में रिएक्शन होती है। तो याद रखिएगा, जो OH ग्रुप है और जो COH ग्रुप है, ये कैसे एक्ट करते हैं, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, अभी आगे भी थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, पहले ये समझिए कि बस ये जो COH है और ये जो OH है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्यों आ जाएगा वही मैं बताऊंगा। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जैसा ऑक्सीजन है वैसे आपका सल्फर है। आपको पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, राइट, टू फुलफिल देयर वैलेंसी वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसके ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज, इसी तरीके से कार्बन एनायन तो हम देख ही चुके हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है। इसी तरीके से अनचार्ज अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप अनचार्ज यानी कि NH3 की बात हो रही है यहाँ पर। सो एक तरीके से यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पर, यहाँ, तो तीनों हाइड्रोजन के साथ बना लिए। उसके अलावा इसके पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अभी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी को ये डोनेट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। इसके अलावा आ जाएगा इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग आप बताना है कमेंट करके कि जो इमिडाजोल रिंग है वो किस अमाइनो एसिड के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर बताइए कि इमिडाजोल किस अमाइनो एसिड की साइड चेन में मिलता है। तो वो भी कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसी तरीके से फिर आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो ये OH नेगेटिव। ठीक है, तो OH नेगेटिव आपको पता है, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो क्या निकलता है, H प्लस एंड OH माइनस। तो ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रोफाइल्स, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि जो कार्बन और ये जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो कार्बन और जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अभी जो कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ये सेंटर में होता है तो उसको कीटोन भी बोलते हैं। अभी हम आगे आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स में, तो उसमें एक एल्डिहाइड था और एक कीटोन ग्रुप था, राइट। सो ये जो है इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं इसको। सो कार्बोनिल जो ग्रुप है, यहाँ पे जो कार्बन एटम है ये कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये क्या है, आ, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसके ऊपर खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रो, यहाँ पे स्पेस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एज कंपेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है। बट हमेशा साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये एक्चुअली चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बट अभी आपके लिए सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि क्योंकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बड़ा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, वैसे तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कार्बन पे कम है। और इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे ज्यादा है चार्ज डेंसिटी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। कौन से इलेक्ट्रॉन को, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से क्या हो जाएंगे, ज्यादा उनका झुकाव हो जाएगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो नॉर्मल अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम है। तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहते हैं बीच में, तो वो कहीं नहीं जाते। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल OH, तो OH में क्या, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो क्या करेगा ऑक्सीजन, ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन से दूर हो जाएंगे। जब ऐसा होता है तो इनके ऊपर क्या है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके ऊपर नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव। कंप्लीटली क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, इसलिए पार्शियल चार्ज आता है। तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन थोड़े शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी अब ये रखता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने फोर्सफुली उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि उसकी एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की।
अब ये जो कार्बन है ये एक्ट करेगा कैसा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल अगर इसके पास आएगा, मॉलिक्यूल से मतलब है न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर वो इसके पास आएगा तो ये कार्बन उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है इन दिस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, राइट। अब इसमें आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे रीजन भी मेंशन किया हुआ है, क्या, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एट द कार्बन ग्रुप पुल्स द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से जब यहाँ तो हो गया जब कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो वहां पर, और दूसरा है जब कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन है तो उस केस में, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड इमाइन ग्रुप। तो अगर प्रोटोनेटेड इमाइन ग्रुप है तो उस केस में भी यहाँ पर आपका यही होने वाला है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ये ट्रांसफर हो जाएगा नाइट्रोजन को। और क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करके अपने पास ले लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, तो कार्बन के ऊपर कैसा रह जाएगा, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीके से नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहा है कार्बन के ऊपर। ऐसा वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन उसकी एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, राइट। सो इसी वजह से क्या है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। उस केस में वो जो है ऐसे मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो उसे दे सके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहीं पे यही चीज एक्सप्लेन की गई, दैट एक्टिवेटेड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बन बाई प्रोटोनेटेड और प्रोटोनेशन ऑफ इमीन। सो इमीन का प्रोटोनेशन करने से आप क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल तो नाइट्रोजन नहीं कर रही है, जब नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड हो गया यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, उस केस में ये आपका इस तरीके से बिहेव कर पाएगी। तो इस तरीके से कैसे बिहेव कर पा रही है, नॉर्मली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है, 3। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और ये 3 एंड 4। तो एक तरीके से क्या है, इसके साथ H प्लस बाइंड कराया गया है NH3 के साथ। जब NH3 के साथ एक और बाइंड कराएंगे तो NH4 प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कराई, H प्लस आयन ऐड कराया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को वजह से ये क्या, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का जो फॉस्फोरस है वो भी कैसे एक्ट करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और फॉस्फेट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन फिर एटीपी एडीपी इन सब में, राइट। सो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है ये, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन ये जो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगी, तो ये जो फॉस्फोरस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सभी का रीजन सेम है, मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तब बनते हैं जब आपका कोई ऐसे मतलब जो बॉन्ड बना हुआ है वो ऐसे एटम्स के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है तो ये चीजें नहीं होंगी। जैसे कार्बन कार्बन नहीं कर सकता, ये कार्बन हाइड्रोजन में भी बहुत कम होता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट है, राइट। और सिंपल प्रोटोन, लास्ट में क्या है आपका, सिंपल जो प्रोटोन है वो भी कैसे एक्ट करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है तो वो वहां जाके बाइंड करने की कोशिश करेगा जहां उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, राइट। सो ये आपने देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है इनकी वजह से, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल कंबाइंस विद एंड गिव अप इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल्स, और इसी वजह से आपका यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब इसी में थोड़ा सा हम समझते हैं आगे कि बायोकेमिस्ट्री में ये रिएक्शंस कैसे पॉसिबल हो पाती हैं। सो एक्चुअली में क्या है कि जो कार्बो कैटायन और जो कार्बो एनायन है ये बहुत अनस्टेबल है, क्या है, ये बहुत अनस्टेबल। और क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो ये जो बॉन्ड है वो इतना इजीली नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये कार्बो एनायन और कार्बो कैटायन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते सॉल्यूशन के अंदर। अब क्योंकि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। सो इनका जो फॉर्मेशन है वो क्या है, एनर्जेटिकली अनफीजिबल है। इतना अनफीजिबल है कि अगर एंजाइम भी इनकी रिएक्शन को कैटलाइज करे तो भी ये कैटलाइज ना हो पाए, ठीक है। और आपको पता है एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, राइट। बट एंजाइम के यूज करके भी ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इनको कैसे पॉसिबल कराया जाए, तो इनको पॉसिबल कराया जाता है बाय गिविंग देम केमिकल असिस्टेंस। अभी केमिकल असिस्टेंस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे इन्हें, सो केमिकल असिस्टेंस इन्हें दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ
फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ से आएंगे? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि अभी हमने देखा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या हो रहा था कि जहां पर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, जिसकी वजह से वहां पर पॉजिटिव आ जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है वो कैसे एक्ट करने लगता है, वो एक्ट करने लगता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके साथ जो है कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच करा देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कोई भी ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमने देखा कि जब ये होते हैं तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा था, राइट। यहाँ पर हमने देखा था हेयर, ये नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, राइट। अब ये जो कार्बन और ये जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जब ये फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो इसी तरीके से एक्ट करते हैं जैसा अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, और वही हेल्प करता है इन रिएक्शंस को पॉसिबल कराने में इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल ग्रुप में आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप पे। क्यों आ जाएगा ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको ये ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक, और इसी वजह से रिएक्शन जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है ये आपका हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन ऑन एन एडजॉइनिंग कार्बन बाय डीलोकलाइजिंग कार्बो एनायंस नेगेटिव चार्ज। तो देखते हैं प्रॉपर्ली हो कैसे रहा है। तो देखिए हमने देखा, जैसे आपको बताया कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा तो पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसे रह जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये ग्रुप आपका अटैच होगा तो इस टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी है। कैसे ब्रेक किया जा सकता है इस टाइप के बॉन्ड को? तो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसने लिए, ऑक्सीजन ने लिया, जिसके ऊपर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो है इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अगर कोई ऐसा आपका कार्बो क्या आ जाए यहाँ पर, तो एक हो गया हमारा कार्बो एनायन और दूसरा हो गया हमारा कार्बो कैटायन। तो जब ये आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये गेन करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, और क्योंकि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये अपने शेयर पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको दे देगा सेकंड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। और क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब हमारा होता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, हेल्प करता है, सॉरी नॉट अमाइनो, इमाइन ग्रुप। तो ये जो इमाइन ग्रुप है ये भी हमारा किसमें हेल्प करेगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड। तो कैसे हेल्प कर रहा है इमाइन ग्रुप, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो जाएगा, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास ज्यादा है तो ये देने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। सो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है और इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या है, कोई दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की या देने की एबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दोज जो कि ऑलरेडी उस कार्बन चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो पुराने वाले को हटा देगा, राइट, इस तरीके से। सो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये तो हमने देख लिया कि कार्बोनिल ग्रुप जो है या फिर जो आपका इमाइन ग्रुप है, ये आपके हेल्प करते हैं इन असिस्टिंग फॉर द कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो अभी हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे जहाँ पर ये हमारे हेल्प करते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शंस आ जाएंगी उसमें आपकी थ्री मेजर जो रिएक्शन है, उसमें सबसे पहले आपका एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। सो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोल कंडेंसेशन में ये आपका कार्बन है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका कौन सा बॉन्ड है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इसको जाएंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इस पर अटैक कर देगा। तो दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है।
तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, तो इस पर अटैक हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंडेंसेशन। तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें आपका यहाँ पे एक H प्लस इसको और देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर दो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल बनाया, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, कंडेंसेशन। कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, दो मिलकर के एक बना रहे हैं। इसके अलावा जो है एक है आपका क्लेसेनिस्टर कंडेंसेशन, और इसमें क्या है, यहाँ पर सल्फर की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो है सल्फर को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ना कि ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके, और उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये सल्फर ही अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा कि जो कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। जब कार्बन और सल्फर के बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या है, आपका अलग हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा अलग हो गया। ध्यान रखिए कि ये जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो नॉर्मली जो ये कार्बन और सल्फर है ये अलग नहीं होंगे, तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पर ये जो है कौन नहीं आएगा, जब तक यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। जब तक ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तब तक ये बॉन्ड यहाँ पर बना रहेगा। ये बॉन्ड तभी ब्रेक होता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। क्यों, इसका कहने का मतलब सिंपल है कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी, या तो वो जो है उस तरीके से वहां पे अटैक करके उनके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बेसिक है, अगर इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और जो न्यूक्लियोफाइल है उनके बीच में रिएक्शन होने से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं या ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, H हट गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव। अब क्या हो गया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको देगा ताकि बॉन्ड बना सके। अब ये जब यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उस केस में ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन है ये इसको ले लेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, CO2 यहाँ पर अलग हो जाएगा और ये आपका पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। तो इसी को बोला गया है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ पे आपने देखा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ब्रेक करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रिएक्शन में इमाइन ग्रुप है वो भी आपका जो है वहाँ पे हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज कोफैक्टर है जो कि इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है और हेल्प करेगा इन रिएक्शंस में। नेक्स्ट हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक और कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। फिर होता है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एजेंट का काम होता है उस काम को कराना। अब क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन कराएगा। अगर वो ऑक्सीडेशन कराएगा इसका मतलब किसी के इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए वो कौन ले लेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, खुद का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा तो सामने वाला लूज नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरीके से आपके वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों का रिडक्शन कराते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसको, ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है और खुद का क्या कर लेता है, रिडक्शन। क्लियर है? तो ज्यादा डिटेल में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो में उस पर कवर की है जिसमें हमने एनर्जी वगैरह भी कैलकुलेट की है। तो वहां पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे बस हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले जो है, ये यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड है। इसके अलावा इस कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन कैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो ये +1। अब यहाँ इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई स्टेट +2।
फिर यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, 1 2 एंड 3, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। और यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं 2 ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो कार्बन है उसकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, एक है 0 +1 +2 +3 एंड +4। ओके, तो दैट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और कार्बन का क्योंकि ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसीलिए कार्बन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ रिएक्शन जिसमें आपका कार्बन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो है वो कंपाउंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और साथ में 2 हाइड्रोजन आयन को भी यहाँ पे रिलीज कर देता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल है लैक्टेट से पायरुवेट में जो कन्वर्जन। तो लैक्टेट और पायरुवेट अभी ये आएंगे, अभी आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो लैक्टेट क्या है, यहाँ पर लैक्टेट जो है उसको अगर पायरुवेट में कन्वर्ट होना है तो उसको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट वी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। राइट, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर रिवर्स भी है, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लैक्टेट का ऑक्सीडेशन हुआ था ऊपर वाले में, और नीचे में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिडक्शन है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पायरुवेट ने इलेक्ट्रॉन को गेन में करके क्या बना लिया, लैक्टेट बना लिया, और लैक्टेट ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या बना लिया, पायरुवेट। इसके साथ में क्योंकि 2H+ आयन भी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यानी कि हाइड्रोजन निकल रहे हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल गई है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो एक कार्बन को एक बॉन्ड की जो जरूरत थी वो किसके साथ बना लिया उसने, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे बन गया है। राइट, और क्योंकि ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है इसलिए जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज। और किसका हो रहा है यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन, तो वो हो रहा है लैक्टेट का, इसलिए इस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो इस तरीके से देखा आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बायोकेमिकल्स में हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती हैं इसमें जनरली क्या रिलीज होती है, इसमें जनरली एनर्जी रिलीज होती है। जैसा कि अभी हम आगे ग्लाइकोलिसिस पढ़ने वाले हैं, तो ग्लाइकोलिसिस में भी क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसी से ही जो है एनर्जी जो है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराना है हमें वहां पर भी ग्लूकोज का, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग मेटाबॉलिक फ्यूल, और उन्हीं के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं। अब वो मेटाबॉलिक फ्यूल में क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट इनको यूज करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके ऑक्सीडेशन से जो है वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर। ठीक है, ये भी एक टाइप की रिएक्शन है, और इसमें जो है एटीपी आपने सभी ने पढ़ा है, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर भी करता है और ले भी लेता है। ठीक है, तो एडीपी लेता है तो एटीपी बना लेता है, और जब ये देते हैं तो एटीपी से एडीपी बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि एटीपी जब देगा तो क्या बना लेगा, एडीपी प्लस, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं पीआई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आपका एटीपी देता है, इसके साथ में जब ये देता है तो उस केस में क्या है, एनर्जी भी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, दोनों डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन। ठीक है, सो इस तरीके से आपका होता है। इसमें यहाँ पर वाटर की जरूरत पड़ेगी हाइड्रोलिसिस के लिए, तो उसको आप कंसिडर कर लीजिएगा। तो देखते हैं, तो जो आपका फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है, फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस, तो एटीपी हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि जो उसका एक फॉस्फेट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफी लार्ज है और नेगेटिव है, इसीलिए एटीपी जो है सूटेबल है। आपको पता है एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। राइट, तो जो एक्चुअली में जो रिएक्शंस हैं उसके अगर हम देखें तो वो रिएक्शन जो है आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, तो ये आपका एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडेनिन हो गया, ये आपकी राइबोज शुगर हो गई, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने देखे न्यूक्लियोटाइड, तो उसमें क्या है, ये आपका एडेनिन, ये बेस, और ये आपका शुगर, और ये आपके यहाँ पर सेट है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस हो, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कैसे एक्ट करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है, ओ सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग है। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो ये किसको ढूंढेगी, इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढेगी। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो अगेन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड ले लेगी, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगी तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर एक्ट करेगा।
जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा तो जिसकी वजह से क्या है ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडीपी। तो ये हो जाएगा एडेनिन, यहाँ पे आपका ये शुगर है राइबोलोज, और ये आपकी राइबो शुगर, और ये आपका एक यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप कम हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया गया है। रेजोनेंस में क्या है कि जैसे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ एक सिंगल, यहाँ एक सिंगल। ठीक है, तो फॉस्फेट ये जो यहाँ पे रिलीज हुआ है, सॉरी, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एक सिंगल, ये एक सिंगल, और एक ये बॉन्ड। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपस में जो है इनका थोड़ा इंटरचेंज होता रहता है, तो इसका ओवरऑल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिसमें इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये शो किया गया है कि जितने भी ऑक्सीजन है वो एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि सभी ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। इसके साथ जो है अब ये जो ADP2- यहाँ पे बना है, ठीक है, और उसके साथ इसका अगर आयनाइजेशन हो जाए, आयनाइजेशन में क्या होगा, ये H+ आयन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ADP3-। तो ADP तो ये भी है और ADP ये भी है, बट इसमें क्या है, इनके ऊपर जो नेट चार्ज है उसका डिफरेंस है। अगर आप ATP की बात करें तो ATP के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन, तो इन सब के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक ये हो गई नेगेटिव, तो टोटल 4 नेगेटिव चार्ज। एडीपी में क्या है, अगर H+ आयन इससे बाइंड होता है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इसका भी आयनाइजेशन हो जाएगा तो इसके ऊपर 3 ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएंगे, तो ADP3-। तो आप कहने का मतलब ये है कि जो ATP है या ADP है, ये कई फॉर्म्स में अवेलेबल है। ATP4- है, तो ADP जो है 3- है, 2- है, तो ये क्या इन सबकी फॉर्म्स है। लेकिन जो हम जो नॉर्मल जो एक रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें हमने कहीं पे भी चार्ज मेंशन किया नहीं किया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शन जो जिस तरीके से लिखनी चाहिए उस तरीके से ना लिख करके उनको सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, उन्हें हमें इस फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज भी है। तो हम हमें कभी चार्ज मेंशन ही नहीं करते एटीपी के ऊपर, तो बट उसके ऊपर क्या है, 4 नेगेटिव है, ये वाटर आएगा, फिर ये ADP3- बनेगा, राइट, ये देख सकते हैं ADP3- यहाँ पे बना, HPO4 2- और साथ में क्या रिलीज हो गया, H+ यहाँ पे रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये है, तो इस रिएक्शन के लिए जो आपका ये जो फ्री एनर्जी चेंज है दैट इज -13.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है इनटू एडीपी। ओके, बट जैसा कि आपको पता है कि किसी भी जो रिएक्शन है उसका जो फ्री एनर्जी चेंज है वो डिपेंड करता है कि वहां पर जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से कवर किया है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और बायोकेमिस्ट्री में। सो उसमें हमने देखा है कि जो भी हम जब भी हम फ्री एनर्जी चेंज निकालते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि उनके रेशियो से बहुत डिपेंड करता है कि आखिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, राइट। सो उन फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमेशा इतनी एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो दैट मीन सेल टू सेल वेरी करेगी कि एटीपी हाइड्रोलिसिस से कितनी एनर्जी मिलेगी, और बाकी जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं -13.5, ये हम ले तो रहे हैं, बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं है इसका यूज। ठीक है, ये काफी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर थोड़ा और एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करें तो एक्चुअल फ्री एनर्जी जो है हाइड्रोलिसिस की एटीपी की किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर, वो कैसे आएगी, वो आएगी क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेलुलर कंसंट्रेशन है एटीपी एडीपी एंड पीआई, ये क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, और ये क्या है, लोअर देन होती है 1 मोलर। 1 मोलर जो है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे ज्यादातर ये जो आपने ये जो रिएक्शन ये जो एनर्जी फ्री एनर्जी चेन देख रहे हैं ये 1 मोल के लिए, बट 1 मोल कंसेंट्रेशन होती ही नहीं है सेल के अंदर, तो उस केस में जो है 1 मोलर नहीं हो रही है, तो उस केस में जो है इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्री एनर्जी चेन की, राइट। तो कैसे पता होगा, तो और आपका इसमें दूसरा यहाँ पे जो फैक्टर है वो ये है कि ज्यादातर जो आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है उन्हें उसमें जो एटीपी है वो MgATP2+ की फॉर्म में यूज होता है, ना कि सिंपल एटीपी। अब Mg आयन जो है मैग्नीशियम आयन, ये क्यों जरूरी होता है, ये जरूरी होता है ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज कर सके, अदरवाइज ये किसी के साथ जो है रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या है कि ये जो है रिएक्ट कर पाए प्रॉपरली, इसलिए इनके चार्ज को कैप करना पड़ेगा। उसके लिए जो मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि ये चार्ज को जो है कैप कर रहा है उनके, ठीक है, जो यहाँ पर जो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसको कैप कर रहा है। क्लियर। तो जब ये हो गया MgATP2- और ये हो गया MgADP-, तो दोनों में ही क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन के साथ बाइंड है। अब मैग्नीशियम आयन तो हमने इस रिएक्शन में कंसीडर ही नहीं किया है, तो दैट मीन्स कि ये जो एनर्जी है वो सिर्फ जो है बहुत ही ज्यादा एक स्टैंडर्ड उसमें बताई गई है, बट वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेचुरल जो रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर वो उससे काफी डिफरेंट है।
कंडीशंस, ठीक है। सो उस केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस फॉर्मूले को यूज करके हमें फाइंड आउट करनी होगी क्या, फ्री एनर्जी चेंज क्या रहेगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। इसमें भी जो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम आयन इन्होंने अभी कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ली है एटीपी और एडीपी की, वो कंसंट्रेशन है जो कि एक्चुअली सेल के अंदर होती है। उस केस में जो एनर्जी हमें मिलती है दैट इज दिस। उस केस में आप देख सकते हैं एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज फॉर रेटिव हाइड्रोलिसिस इंटेक्ट इरिथ्रोसाइट, तो इरिथ्रोसाइट में कितने हैं, -52 किलो जूल पर मोल। तो ये थी -13.5 किलो जूल, बट एक्चुअली में कितने मिल रहे हैं, -52 किलो जूल पर मोल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एज कम्पेयर टू जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन एज्यूम करी थी, ठीक है। तो ये बस आपकी नॉलेज के लिए है, बाकी ऐसा आपको इसमें इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है। चलिए, इसके अलावा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटीपी से ही आपको एनर्जी मिले, एटीपी का हाइड्रोलिसिस से ही एनर्जी मिले। और भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जिनके हाइड्रोलिसिस से या ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें है आपका पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो इसके हाइड्रोलिसिस से क्या है, यहाँ पर पाइरुवेट मिलता है, ठीक है। अब पाइरुवेट जो है इसकी दो फॉर्म होते हैं, इनॉल और कीटो, बट ये जो इनॉल फॉर्म है ये एकदम इंस्टेंटली जो है वो इनका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। सो एक तो ये कंपाउंड होगा फोस्फेनोल पाइरुवेट, राइट। इसके ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज 1 2 एंड 3 नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद ये एक फॉस्फेट यहाँ पे दे देगा और उसके बाद ये एक यहाँ पे रह जाएगा इसके ऊपर चार्ज। इसी तरीके से जो दूसरे कंपाउंड है इसमें है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। ये सब अभी हमारे ग्लाइकोलिसिस में आएंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उनके हाइड्रोलिसिस से एनर्जी निकलती है, वो ये अभी हम आगे देखेंगे। बट ये आपको कुछ और कंपाउंड्स में कि सिर्फ एटीपी से एनर्जी नहीं मिलती है, इन कंपाउंड से भी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, यहाँ पे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है, जो कि यहाँ पे क्या बना लेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया है कि ये आयनाइजेशन के थ्रू आपका फर्दर स्टेप भी होते हैं, बट उस पर हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपको दिखाया गया है कि किस से ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से निकलती है -61.9 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर कितने लिख ली थी, -49.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एटीपी से हमने देखा स्टैंडर्ड में था कितना, स्टैंडर्ड एटीपी में हमारे कितने निकले, -13.45 किलो जूल, और जो हमने एक्चुअल में कैलकुलेट करी -52 किलो जूल पर मोल। तो इसी को यहाँ पे इस टेबल में शो किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में कि कौन कौन से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोस्फोइनोल पाइरुवेट से मिल रही है -61.9। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर कोई मॉलिक्यूल दे रहा है दैट इज फोस्फोइनोल पाइरुवेट, याद रखिए, ठीक है। बट ये जितनी एनर्जी देता है उसमें सारी एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्मेशन में यूज नहीं हो पाती है, कुछ एनर्जी जो है वो आपकी इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसी के अलावा फिर है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जो मैंने अभी आपको शो किया, दैट इज -49.3। फोस्फोक्रेटिन है -43। एडीपी जब एएमपी और पीआई में कन्वर्ट होता है तो वहां पे रिलीज होती है -32.8। एटीपी का भी हमने देख लिया, दैट इज 13.5। ओके, अगर एडीपी में हो रहा है, अगर एडीपी डायरेक्ट एएमपी में हो रहा है तो उस केस में -45.6। ओके, ये सिर्फ एएमपी भी अगर अपना एक जो उसके साथ अगर अटैच है उसको भी रिलीज कर दे तो -14.2, तो ज्यादा नहीं है लास्ट वाले फॉस्फेट की, तो उसको रिलीज करने से कोई फायदा नहीं है। तो एटीपी और एडीपी तक ही ठीक है। पीपीआई अगर दो, जैसे यहाँ पे जो आपके दो फॉस्फेट अगर रिलीज हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पीपीआई। तो अगर दो रिलीज हो रहे हैं, इनका अगर आपको करें फर्दर हाइड्रोलिसिस तो यहाँ से आपको मिलेगी -19.2 किलो जूल पर मोल। ग्लूकोज 3 फॉस्फेट सबका यहाँ पे मेंशन है इस टेबल के अंदर, ठीक है। एसिटाइल को -31.4 किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोलिसिस पे क्या है, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। और उन्हीं को हमें देखना है। तो जहां पर आपने दो कैटेगरी में देख सकते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड एंड लो एनर्जी कंपाउंड। तो ग्लूकोज किस में आ रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ रहा है लो एनर्जी कंपाउंड में, और ये जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं किस में आ रहे हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड। बट इनसे ही ये बनेगा आगे, इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको पता है कि जो एटीपी है इसका है 30.5 किलो जूल पर मोल, तो उसी को यहाँ पे शो किया गया है। सो एटीपी जो है, अभी हम थोड़ा बेसिक ही कवर कर रहे हैं, ये थोड़ा हेल्प करेगा आगे चीजों को समझने के लिए, जरूरी है थोड़ा। तो एटीपी किस किस तरीके से एक्ट करता है रिएक्शन में, उसको अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। सो एटीपी जो है वो थ्री तरीके से जो है रिस्पॉन्स करता है। उसमें थ्री पॉसिबल क्या है, तो इसमें आप देखिए, अगर अटैक यहाँ पर हुआ है, ठीक है, अगर अटैक यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फॉस्फोराइल ट्रांसफर हो रहा है। फॉस्फोराइल मतलब फॉस्फर जो ग्रुप था इसका वो उसने ट्रांसफर कर दिया है। और अगर अटैक आपका यहाँ पर हो रहा है तो उस केस में जो है आपका
पायरोफॉस्फोरिल ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और लेकिन अगर अटैक यहाँ पर हुआ है तो उस केस में एडिनाइल ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि किसका कैसे ट्रांसफर हुआ है? तो देखिए, ये जो आपकी साइड चेन आई थी, इसके ऑक्सीजन ने जब यहाँ पे अटैक किया तो उसने इसके जो फॉस्फोरिल है उसको ले लिया, ग्रुप को, ठीक है। जब इसने इस साइड चेन ने जब यहाँ पे अटैक किया तो उसने क्या ले लिया? पायरोफॉस्फोरिल ले लिया। लेकिन जब इसने यहाँ पर अटैक किया तो इसने फॉस्फोरिल नहीं लिया, उसने किसके साथ बाइंड किया? उसने इसके साथ बाइंड किया, रिबिलो, ये जो एडेनिन आपका है इसके साथ यहाँ पे बाइंड हुआ, तो शुगर के साथ जो फॉस्फेट था उसको पूरे को ले लिया। इसने क्या किया? बस इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया। पहले इसने इस पार्ट के साथ ही बाइंड किया था, बट अब की बार इसने इस पार्ट के साथ बाइंड किया है, ठीक है। तो जब ये इस पूरे पार्ट के साथ यानी कि एएमपी के साथ बाइंड कर रहा है तो उस केस में इसको बोला जा रहा है एडेनाइल ट्रांसफर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो आपका एटीपी है वो आपका क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, किस किस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है वो आपने इसमें देख सकते हैं।